नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। वैक्सीन का ट्रायल होना कोई नई बात नहीं है, पर मौजूदा समय में वैक्सीनेशन का जो ट्रायल हो रहा है उसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और संभव है कि लोगों के बीच में उत्सुकता भी हो। कोरोना का संकट हम देख रहे हैं और अब हमारे देश में एक अच्छी पहल ये हो रही है कि बच्चों को कैसे इस संक्रमण से बचाया जाए, इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीन लेकर आने की तैयारी है। और जो हिंदुस्तान की स्वदेशी कंपनी है भारत बायोटेक, जिसकी वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो अभी बड़े लोगों को लग रही है, पर अब इस कंपनी ने बच्चों पर ट्रायल का फैसला लिया है। देश में जो 4 सेंटर हैं उनमें से एक सेंटर नागपुर का भी है और नागपुर में इस ट्रायल को करने जाएंगे डॉक्टर वसंत खलतकर। आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इसके साथ ही आप इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के पदाधिकारी हैं और एक संस्था जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर हैंडीकैप एंड डिसेबल चाइल्ड, जिसकी प्रेसिडेंट ब्रिटेन की महारानी हैं, आप उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों में वैक्सीनेशन का ट्रायल होने जा रहा है, इसको लेकर लोगों के बीच में बड़ी उत्सुकता है। आपने इसके पहले भी कई वैक्सीनेशन ट्रायल्स को अंजाम दिया होगा, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां हैं बच्चों से जुड़े हुए और उनको वैक्सीन दी जाती है। पहले जो प्रोग्राम हुए और अब जो हो रहा है कोरोना के मद्देनजर, इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है? ये बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक की जो ट्रायल हुई है वो बीमारियां ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी। जैसे रोटा वायरस हो गया, डीपीटी हो गया, जापानीज एन्सेफेलाइटिस हो गया, निमोनिया के वैक्सीन हो गए। इसकी ऑलरेडी बीमारी एग्जिस्टेंस में थी, कहीं ना कहीं वैक्सीन थी, कहीं ना कहीं उस पर बचाव था जी। पर अभी जो ये ट्रायल होने वाली, इसकी विशेषता ये है कि ये बीमारी एग्जिस्टेंस में जी। और इससे बहुत सारा डेथ्स हुई है, मॉर्बिडिटी हुई है, मॉर्टेलिटी हुई है और पूरे देश को ये बीमारी ने हिला दिया है। और ऐसे इसमें ये वैक्सीन की ट्रायल होने जा रही है। बाकी जो वैक्सीन की ट्रायल होती है उसमें कम से कम अवधि रहता है 3 साल का या 10 साल का, और ये ट्रायल का अवधि काफी कम है। इसको बोलते हैं कि इमरजेंसी ट्रायल्स जी। पर बच्चों में जो ट्रायल होता है, संभवतः वो कितना मुश्किल होता है और किस तरीके से उसको किया जाता है? मुझे लगता है कि आप इस पर ज़्यादा बातचीत करेंगे और हमारे दर्शकों को समझाएंगे तो वो लोगों को इस सब्जेक्ट से अवेयर होने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप इसके पहले भी बहुत सारे ट्रायल कर चुके होंगे। क्योंकि बड़े जो लोग हैं उनको तो आप बता सकते हैं कि भैया आपको ट्रायल में हिस्सा लेना है, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, पर 2 साल का जो बच्चा है उसको आप इंट्रामस्कुलर वैक्सीन लगाएंगे तो उसको दर्द होगा, उसको हैंडल करने में अपने आप में दिक्कत होगी। तो किस तरीके से ये सारा अंजाम दिया जाता है इस प्रोसेस को? इसमें सबसे बड़ा जो काम रहता है वो अनुभव की बात रहती है और तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप, पर्सनल बॉन्डिंग तुम पेशेंट के रिलेटिव के साथ, बेसिकली मदर और फादर के साथ कैसा पर्सनल बॉन्ड, उनको कैसा कन्विंस करते, काउंसिल करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट रहता है बच्चों का। बच्चों को कोई भी हॉस्पिटल में जाए, स्पेशली 10 साल तक के बच्चों का, कि उनका रोना चालू होता है, क्योंकि उनको मालूम है, एक ही चीज मालूम रहती है कि बाकी मेडिसिन देते हैं वो मालूम नहीं रहता, उनको कहीं ना कहीं उसको वैक्सीन मिला रहता है, एक आधा इंजेक्शन मिला रहता है हॉस्पिटल में, तो उनका रोना चालू होता है। तो ये बच्चों का काउंसलिंग करके, सबसे इंपॉर्टेंट 5 साल के ऊपर के बच्चे का अपन काउंसलिंग कर सकते हैं, 5 साल के अंदर के बच्चे को तो काउंसलिंग नहीं। तो ये बच्चों के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में तैयार करना जरूरी है। जो कोई उसके कांटेक्ट में, रिसेप्शनिस्ट से लेके, मॉनिटर से लेके, काउंसलर से लेके, डॉक्टर से लेके स्टाफ तक, सबको एक रैपो बच्चे के साथ बनाना पड़ता है। ये रैपो बनाने के लिए कम से कम आधा घंटा हम लोगों को देना पड़ता है। उसके बाद वो रैपो के कारण, क्योंकि ट्रायल ऐसी नहीं होती कि ट्रायल में एक इंजेक्शन दिया खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होता। ट्रायल में कम से कम 4 या 5 बार बच्चों को बुलाना पड़ता है। इसलिए अपने को, अगर बच्चा वो ट्रायल में से बाहर न निकले या नहीं न बोले, इसलिए उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट करके बच्चे में भी एक कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। और इसके सबसे भागीदार जो रहते हैं वो मदर फादर रहते हैं, कि जो मदर फादर ने बच्चों को घर से ही एक मेंटली प्रिपरेशन करके लाना चाहिए। पर बच्चों के डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है कि कितना ये मुश्किल काम आपको होता होगा? क्योंकि कई बार ये अनुभव ये भी आता है कि जब बच्चों की तबीयत खराब होती है या टीकाकरण के लिए उन्हें बच्चों के डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, जिस भी डॉक्टर के पास में वो जाते हैं, तो देखने में ये आता है कि वो
कैबिन में घुसने से पहले या उस डॉक्टर को देख लेते हो तो ऐसा पहचानते कि ये अभी हमें सुई लगाएगा, हमें दर्द देगा, तो अलग किस्म का बच्चे के मन में डर रहता है। तो आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को डील करते हैं, या कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होगा वो किस तरीके से डील करता होगा? क्योंकि आपको लेके, आपको जिस पर ट्रायल करना है, जिस बच्चे पर ट्रायल करना है, आपका सबसे बड़ा डर है उसके मन में। ये तो बात है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, अडल्ट के अलग रहते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मालूम होती है कि उसको कैसे हैंडल करना, कैसे उसको फ्रेंडली बनाना है, उसके साथ बात कैसी करना है। कभी उसको मम्मी बनना पड़ता है, कभी पापा बनना पड़ता है, कभी भाई बनना पड़ता है, कभी दोस्त, मेनली तो उसको दोस्त बनना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर निकल के डॉक्टर खड़गकर नहीं बोले, डॉक्टर खड़गकर मेरे दोस्त थे, ये उसके मन में जब तक नहीं आएगा और वो टाइप से उसका तुम हैंडलिंग काउंसलिंग नहीं करोगे, इसीलिए वो बाहर से चालू होता है। बाहर से तुमको मेरा हॉस्पिटल में देखोगे कि पूरे बच्चों के लायक जितने खिलौने होते, कुछ लव बर्ड से, बाहर एनवायरनमेंट में बलून्स लगे रहते, उन लोगों को खेलने के लिए 2-4 चीजें हैं, जो कोई बात करते वो भी अच्छे से बात करते, उनको ऐसा लगता है कि बच्चों का आधा टेंशन तो वही खत्म कर देते। फिर अंदर आने के बाद उनके साथ बात करके उनको थोड़ा आइडिया दे कि बेटा तुमको एक इंजेक्शन लगने वाला है, थोड़ा दर्द होने वाला है, पर वो दर्द तुमको 1-2 मिनट के लिए रहेगा। तुम जितना रोने में तुमको दर्द होता है उससे कम दर्द तुमको एक इंजेक्शन से होगा, इसलिए तुम रो मत। होने के बाद तुम 1 मिनट के रो और तुम बाद में बोलोगे कि सर हमको कोई दर्द नहीं। फिर इंजेक्शन देने के बाद उसको पूछना भी पड़ता है कि तेरे को दर्द हुआ क्या, अगले टाइम तुम लोगे कि नहीं। फिर वो आंसर करता है कि नहीं अंकल हमको कुछ नहीं हुआ, अगले टाइम के लिए हम रेडी हैं। अच्छा, ऐसे ट्रायल जो वैक्सीन के होते हैं, आपने कई वैक्सीन के ट्रायल को देखा होगा, किया होगा, अंजाम दिया होगा। पहले के ट्रायल और इस ट्रायल में आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है? कोई आप इस ट्रायल के अगर पार्ट बने हैं, हिस्सा बने हैं, तो आपको अंदर से सोसाइटी को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राउड, या थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव जैसा महसूस हो रहा है क्या? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना किस तरीके से फैला है, कई लोगों की इससे जान गई है, अब तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर में ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये कोरोना वायरस बच्चों को अटैक करेगा। तो ऐसे समय में वैक्सीन का आ जाना एक बेहतर विकल्प होगा, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो ये रियली इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम कंपनी ICMR और NIV कि जो ये ट्रायल अपने यहाँ आई है, क्योंकि आज का जो सिनेरियो लेवल 2 में जो 18 ईयर के ऊपर के अप टू 50 ईयर्स की जो डेथ हुई है, वो 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों की भी नहीं हुई है। ये बहुत दुखदाई बात है अपने को, और इसी को कैलकुलेशन करके जो आज अपने को WHO या ICMR सभी ने बताया कि ये वेव जैसे रूरल इंडिया में ज्यादा आने के चांसेस है, वैसे बच्चों में आने के, और बच्चों की डेथ डेफिनेटली अपने को देखा रहते, देयर इज ऑलवेज इमोशनल अटैचमेंट, और वो डेथ पर अपने को देखना या मॉर्बिडिटीज अपने को देखना नहीं, तो इसके लिए ये बचाव बहुत जरूरी है, और उसके लिए बहुत बड़ी पहल है कि अपने यहाँ बच्चों के लिए वैक्सीन आता है। और कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी ड्रग हो, जब तक ट्रायल होती नहीं, उसकी सेफ्टी, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी में इम्यूनिटी कितनी है, कितना इफेक्ट करेगी, रिएक्टोजेनिसिटी कितना रिएक्शन करेगा, ये जब तक मालूम नहीं होगा तब तक अपन कोई वैक्सीन दे नहीं सकते। इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि, अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि अपने देश में होने वाली है, क्योंकि ये देश जो 2 साल से ट्रायल करने वाला पहला देश रहेगा कि 2 साल से 12 साल, क्योंकि 12 साल के ऊपर की आपने सुना होगा कि ब्रिटेन में जो चल रही है तो वो लस अवेलेबल है, तो 12 साल के बच्चे तक अपना देश पहला होगा कि जो 12 साल के लेवल का ट्रायल कर रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि मैं ये वैक्सीन ट्रायल का एक हिस्सा बना हूँ। जी, नागपुर में जो ट्रायल होने वाला है इसको लेके थोड़ा समझाइए कि सैंपल साइज क्या रहेगा, कैसे आप उसको अंजाम देंगे, और अभी एथिक कमेटी के पास में मामला है जो अपना क्लियरेंस देगी, उसके बाद में आधिकारिक तौर से ट्रायल शुरू होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया समझाइए कि मतलब ये कैसा होता है, और नागपुर में कितना सैंपल साइज है, और किस तरीके से आप इसको अंजाम देंगे। एकदम सही क्वेश्चन है, क्योंकि जिस दिन से ट्रायल आने वाली है करके उस दिन हम लोग तो पेशेंट, रिलेटिव, दोस्त, इनके फोन से बेजार हो गए, मेरे बच्चे को कब आप वैक्सीन दोगे, ये चालू हो गया। इसलिए ये मालूम होना बहुत जरूरी है। आज अपने को जो परमिशन मिली है वो DCGI से ये क्लियरेंस आया है कि तुम ट्रायल ले सकते, क्योंकि ये 4 जगह ट्रायल होने वाली है, नोएडा, एम्स पटना
नीलोफर हॉस्पिटल हैदराबाद, और एक अपना एक सेंटर की जो कि प्राइवेट में होने जाने वाली, इसलिए जवाबदारी बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये ट्रायल में टोटल ऑल ओवर इंडिया 525 बच्चे लेने वाले हैं जी। ये 525 बच्चों को 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाए, 2 से 6 साल तक, 6 से 12 साल तक और 12 साल से 18 साल तक, ऐसे 3 बच्चों को डिवाइड किया जाएगा। इसमें हर ग्रुप में 175 बच्चे रहेंगे जी। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों को बुलाया जाएगा, मदर का फादर का काउंसलिंग कम कंसेंट, ऑडियो विजुअल कंसेंट होगा। कंसेंट होने के बाद अगर बच्चा 12वें साल के ऊपर है उसका भी कंसेंट लिया जाएगा कि तू ये ट्रायल के लिए तैयार है कि इंजेक्शन के लिए तैयार है। उसके बाद ये सैंपल दिल्ली में जाएगा लेबोरेटरी में से, ब्लड का सैंपल, अगर उसमें बच्चा फिट बैठता है, क्योंकि इसमें सुदृढ़ बालक बहुत जरूरी है, हेल्दी बालक, तो उसके बाद फिर बच्चे को जो जो सिलेक्ट हो गए वो बच्चों को बुलाया जाएगा, उनको पहला डोज दिया जाएगा जी। पहला डोज देने के बाद दूसरा डोज 28वें दिन में दिया जाएगा। 2 दिन प्लस हुआ तो चलता है, उसके ऊपर नहीं चलेगा जी। अगर ये जो बच्चे इसमें पहला वैक्सीन देने के बाद अगर कोई बच्चे को रिएक्शन आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, मेजर प्रॉब्लम आता है या सिक होता है, तो एलर्जी रहती है, तो ये बच्चे को वो ट्रायल में से निकाला जाएगा जी। और इसके बाद फिर जो ब्लड सैंपल होंगे उसमें एंटीबॉडीज कितना, इम्यूनोजेनिसिटी कितनी आई, ये देखी जाएगी। ऐसा करते करते ये टोटल 208 दिन का ट्रायल है। 208वें दिन में इसके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और फिर ये वैक्सीन मार्केट में जी। अच्छा, किसी वैक्सीन के ट्रायल में एथिक कमेटी का क्या रोल ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? यस, यूजुअली एथिक कमेटी लोकल रहती है जी। जो हॉस्पिटल में ट्रायल होने जा रहे, जैसे अपनी जो ट्रायल हो रही है मेडिटेरा इंस्टीट्यूट में हो रही, वहाँ की एथिकल कमेटी को हम लोगों ने हमारा प्रस्ताव सादर किया है, DCGI ने जैसे सैंक्शन दिया, ये 4 दिन पहले हमने प्रेजेंट किया। अब एथिकल कमेटी इसके ऊपर कितना सेफ है, इंश्योरेंस का हुआ कि नहीं, बाकी सब चीज़ें तुम लोगों ने बराबर किया है कि नहीं, प्लेस कैसी है, लेने वाले लोग कौन है, तुम्हारे कोऑर्डिनेटर कौन, ये सब का स्टडी करके हमारा जो अंदाज है, नागपुर की एथिकल कमेटी 4 या 5वें दिन में इसका रिजल्ट देख के अपनी स्टडी अंदाजन 7वें-8वें दिन में स्टार्ट होना चाहिए जी। अच्छा, जिन बच्चों के माता पिता अपने इस ट्रायल का हिस्सा बनना चाह रहे हो अगर, तो उनके लिए आपका मार्गदर्शन क्या रहेगा? और क्या आपको लगता है कि आपके जान पहचान में, चूंकि आप ज़्यादा लोगों से मिले होंगे, इस तरह की मानसिकता बन गई है क्या कि इस वैक्सीन ट्रायल का हिस्सा होना चाहिए? आज इतनी ज़्यादा मानसिकता तैयार है कि मेरे को जो फोन आ रहे या जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, तो नंबर ओवरवे हो रहा है आज। पर ये सब जागरूक और लिटरेट लोग हैं कि जिनको कोरोना से कुछ प्रॉब्लम आता है तो अपने बच्चों को वैक्सीन मिलता है, वॉलंटियर होता है। पर वैक्सीन मिल रहा करके वॉलंटियर बनने से अपन एक एज अ पार्ट ऑफ वॉलंटियर फॉर नेशन, क्योंकि हजारों लाखों बच्चों को ये स्टडी में फायदा हुआ, तो लाखों बच्चों को अपन वैक्सीन दिलवा सकते। ये भावना लेके अगर वॉलंटियरशिप अपने बच्चे का पेरेंट करेंगे, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर कंट्री। ये करके वॉलंटियर आना चाहिए, हमारे बच्चों को वैक्सीन मिलना चाहिए, उसका एडवांटेज मिलता है। ये मन में इच्छा रख के कोई आने से, मैं जो बताया वो अगर तैयार हो गए, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। मेरी इच्छा है इसमें नॉट ओनली इलाइट क्लास के लोग आने चाहिए, इसमें वो फिर स्लम का हो, मॉडरेट क्लास हो, मीडियम क्लास का। और मैं बोलता इसका अगर मीडियम और स्लम के लोगों को अगर एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा मिले, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो हम लोग यही ट्राई करेंगे और अपनी मीडिया के माध्यम से ये माध्यम स्लम या मिडिल क्लास तक पहुंचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो ग्रुप में से रजिस्टर हुए जी। अच्छा, कोई एक सिलेक्शन का एक मेथड भी कुछ होगा इसमें फिक्स की इस तरीके से हम बच्चों का चयन करेंगे? संभव है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे आपके पास में आ जाएं? नहीं, बच्चे तो आने वाले हैं, आना भी चाहिए, बहुत जरूरी वॉलंटियरशिप है। पर जो पहला दिन का मैं बताया, काउंसलिंग, स्क्रीनिंग और उसका हेल्थ एग्जामिनेशन बच्चा स्वस्थ रहा तो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ब्लड सैंपल में कोविड एंटीबॉडी, जो बच्चों को कोविड हो चुका है,
कुछ कुछ अपने यहाँ ऐसे लोग हैं कि जिनको बच्चों को मालूम ही नहीं कि कोविड हो चुका है, तो अब ब्लड तक तो सैंपल यही है कि बच्चों में कोविड होके निकल जाता है, निकल जाता अब है। तक वो सिर्फ स्प्रेडर थे। स्प्रेडर थे, तो अगर उसमें कोविड निकल जाता है तो उसमें एक एंटीबॉडी डेवलप होती है। अगर वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है तो फिर वो बच्चा वो ट्रैक में से निकल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये जो आप देने वाले हैं बच्चों को वैक्सीन, वो क्या रहेगी? वो इंट्रामस्कुलर रहेगी या नोजल के थ्रू रहेगी? ये वैक्सीन डेफिनेटली इंट्रामस्कुलर रहेगी। इंट्रामस्कुलर में आइदर जो आप सब टीवी में देख रहे हैं, मोदी साहब को दे रहे हैं, बाकी सबको दे रहे हैं, तो इंट्रामस्कुलर एक तो इधर डेल्टॉइड लेवल पे अगर अच्छा मसल मास रहा तो यहाँ दिया जाएगा, नहीं तो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई बोलते हैं तो उसमें दिया जाएगा। जहां मसल मास अच्छा रहेगा वहां दिया जाएगा। प्रिफरेबल विल बी दिस साइड। जी अच्छा, कोवैक्सीन का तो अब नेजल ट्रायल भी हो रहा है, नेजल वैक्सीन की ट्रायल भी हो रही है, तो बच्चों में क्यों इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि इससे तो ज़्यादा आसानी होगी, बच्चों को दर्द भी नहीं होगा, तकलीफ भी नहीं होगा, और वो हो सकता है कि अच्छे से कोऑपरेट भी करें। तो नेजल का क्यों इस्तेमाल नहीं होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारी जनता के मन में यही प्रॉब्लम है कि वैक्सीन आइदर नेजल दिया जाएगा कि इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा। एक बात बता रहा मैं आपको कि कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग हो तो पहले अडल्ट पे ट्रायल किया जाता है, उसके बाद बच्चों में किया जाता है। जी। जब अडल्ट्स मतलब बड़ों में अगर सेफ्टी आती है तो ये वैक्सीन या ड्रग ट्रायल होता है। ऐसी नेजल स्टडी अभी तक बाहर आई नहीं है कि जिससे अडल्ट को फायदा हो, इसीलिए वो बच्चों में आज वो ट्रायल नहीं ले सकते। जी। और विश्व में जो अलग अलग जगहों पे, जैसे ब्रिटेन का हम एस्ट्राजेनेका का, वहाँ 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही, तो वहाँ से आपको कुछ पता चला हो, वहाँ की कुछ स्टडी रिपोर्ट आई हो कि वहाँ के हालात अब क्या होते हैं, इससे कुछ फायदा पहुँचा हो बच्चों को? एक्चुअली ये जो है ना FDA जो बोलते हैं, वैसे अप्रूवल सिर्फ 1-1.5 महीना पहले आया है ये, और अभी तो उन्होंने स्टार्ट किया है। डेफिनेटली ये स्टडी होके बच्चों में उसके खास असर दिखाए है, इसलिए उसमें उन लोगों ने इसको अप्रूव किया है। और अभी एक्चुअली असर जो मिलेंगे अपने को, एक्चुअली हो रहा नहीं हो रहा है, वो अपने को 4 महीने बाद पता चलेगा। जी डॉक्टर साहब, ऐसे माहौल में जब हम हैं, 2 फेज हमने देख लिए हैं, 2 लहर देख ली है कोरोना की, अब तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर में अपेक्षित ये है कि बच्चे इससे ग्रसित होंगे और संभव है कि वो सीवियर भी हों। अब तक जो बच्चे सीवियर नहीं हो रहे थे, पर कुछ मामले हमें दिखाई देने लगे हैं कि बच्चे भी सीरियस हो रहे हैं, उनको हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का शुरू हो जाना क्या बच्चों की सुरक्षा की ओर मजबूती से उठाया हुआ एक कदम के तौर पर हम देख सकते हैं? यस, 2 चीजें हैं। आज अपनी ये प्रेडिक्शन है, जी आएगा तो अपने को उसके लिए तैयार होना चाहिए। गवर्नमेंट इसीलिए पूरे सेंटर्स तैयार कर, जैसे नागपुर कारपोरेशन में हमारा एक टास्क फोर्स है, 3rd वेव के लिए कैसे तैयार करना। 3rd वेव के लिए हम लोगों ने ये किया कि देयर शुड बी छोटे छोटे सेंटर्स जो कि कोविड से मात करे, वेदर इट्स तहसील प्लेस हो, PSC लेवल हो, सेंटर लेवल, और हर एक का हॉस्पिटल पीडियाट्रिक वेव आएगी तो वो हिसाब से तैयार करेंगे, जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, कुछ वेंटिलेटर रिक्वायरमेंट, डॉक्टर्स के ट्रेनिंग। और इम्पॉर्टेंट यहाँ के कलेक्टर ठाकरे साहब है, उनसे मेरी मीटिंग हुई है, तो टेली कंसल्टेशन से ऑल पेरी के लोगों को यहाँ पे कुछ कंसल्टेंट रहेंगे पीडियाट्रिक, जैसे मेरे जैसे कुछ लोग रहेंगे कि उनको कनेक्ट किया जाएगा। कुछ भी उनको दिक्कत आती है तो वो लोग यहाँ पे नागपुर में पूछेंगे। ऐसे ऑल ओवर इंडिया ये सब चीज़ें होने वाली, ये होगा एक भाग। जी। दूसरा, माँ को क्या क्या करना चाहिए, जैसे मास्क है, सैनिटेशन है, सैनिटाइजेशन है, बाद में डिस्टेंसिंग है, बच्चों को हेल्दी फूड खिलाना है, इम्यूनिटी मेंटेन करना है, बच्चे बीमार न पड़े इसलिए अदर टीके जो है वो लगाना है, बच्चों को पानी एकदम स्टराइल पानी देना है जो कि बीमार न पड़े और इम्यूनिटी अच्छी रही। अगर इम्यूनिटी अच्छी रही तो बच्चों को कोरोना होने के चांसेस कम है, और कोरोना हुआ तो भी सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस कम है। जी। अच्छा, तीसरी लहर में बच्चों को कोरोना होगा, ये तो संभावना ऐसी अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है, चूंकि हमारे सामने एग्जाम्पल स्पेनिश फ्लू का है, उसी दिशा से हम देख रहे हैं कि उसी तरीके से हम बढ़ रहे हैं कि कोरोना में भी ऐसा हो सकता है। पर जो बच्चे जिनके माँ बाप इस ट्रायल का अपने बच्चों को हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को लेके किस तरीके से अभी से एहतियात बरतें? क्या ऐसी कोई आवश्यकता है कि एहतियात बरता जाए? नहीं है। ये इसमें एहतियात मैंने जो अभी बताया वही है। इसमें जो बच्चों को वैक्सीन मिल रही है उनका एहतियात अलग, और जो नॉर्मल बच्चे उनका एहतियात, मैं वही बोला कि हाइजेनिक फूड, सोशल डिस्टेंसिंग, बेसिकली
स्ट्रॉन्ग फूड, हाई प्रोटीन डाइट और इम्यूनोजेनिक डाइट जो बोलेंगे, हेल्दी डाइट, जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, रास्ते पर का खाना अवॉइड करना चाहिए बच्चों ने। ये चीजें जो अपने को रहते हैं, जैसे सैलड्स, कुछ बिना धोए कुछ कहे तो फ्रूट्स खा लेते बच्चे, ये चीजों को अवॉइड करना चाहिए जी। हेल्दी डाइट में काजू बादाम ही नहीं होता, सिंपल चने पुटाने और ये जो हाई प्रोटीन डाइट, पनीर जैसी चीजें खाए, अंडा खाए, तो भी उसमें बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इम्यूनिटी डेवलैप करने के ऊपर जोर देना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, आप भले ये कह रहे हैं कि जन जागृति बहुत हो गई है और जितनी चर्चा और जितनी बहस इस वैक्सीन के ट्रायल को लेकर हो रही है, शायद इसके पहले जो भी ट्रायल हुए होंगे उसको लेके नहीं हुई, पर एक डर तो बच्चों के माँ बाप के मन में रहता ही होगा। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, तो उस डर को कैसे आप दूर करेंगे और वो क्या मानसिकता बनाएं बच्चों के माँ बाप? देखो, पहले मौत का डर ज्यादा है, ये डर से, साइड इफेक्ट के डर से जी। वैक्सीन देने से डेफिनेटली फायदा होना है जी। ये अपने अडल्ट में देखा है। आज अडल्ट में हमने ये देखा है कि जिनको वैक्सीन मिले उनको सिर्फ सिम्टम्स आए, बाकी कुछ नहीं आया। वो पेशेंट को RT-PCR पॉजिटिव आया, पर वो लेवल तक पहुंचे नहीं, वेंटिलेटर लेवल, बाइपेप लेवल, सिंपल बहुत बार ज़्यादा उनका लेवल ऑक्सीजन लेवल तक आ गया। आज ये उदाहरण को सामने रखते हुए अपने बच्चों को ये टीकाकरण और ट्रायल में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्पल अडल्ट अपने सामने, और माँ बाप ने डरने की इसमें कुछ भी जरूरत नहीं। मैं ये बताता कि साइड इफेक्ट विल बी बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट रहने वाले हैं, और बच्चे को डेफिनेटली एंटीबॉडीज लेवल अच्छे आने वाले हैं जी। अच्छा, डोज का पैमाना क्या रहेगा? मुझे लगता है कि ये सवाल का आप जवाब दे दें कि डोज का पैमाना क्या रहेगा। क्या जितना डोज एडल्ट्स को दिया गया है उतना ही डोज बच्चों को दिया गया है? और ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों को के ट्रायल में 3 ग्रुप में इनको क्यों डिवाइड किया गया? इसके पीछे का तकनीकी कारण आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? 3 ग्रुप में डिवाइड करने का मेन तो रीजन ये है कि तुम लोगों को एंटीबॉडी किस में कौन सा डेवलप होता है, क्या होता है, कितने दिन में डेवलप होता है। जैसे 206 साल में कितने दिन में एंटीबॉडी डेवलप हो रहा, 6 से 12 साल में कितने दिन में, ये ग्रुप डिवाइड करें। बाकी बहुत कुछ उसके लिए खास रीजन नहीं है। और डोज जो है, जो अडल्ट में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाए वही सेम डोज रहेगा, और 2 डोजेस रहेंगे। आप टास्क फोर्स में भी हैं, किस तरीके की तैयारियां नागपुर और विदर्भ में है तीसरी लहर में बच्चों पर कोरोना के प्रभाव को बचाने के लिए? यस, टास्क फोर्स में ये डिसाइड किया है कि हर पीडियाट्रिक हॉस्पिटल को गोइंग टू ट्रांसफर इन कोविड हॉस्पिटल, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जितने पीडियाट्रिक हॉस्पिटल नागपुर में। उसके बाद PSC लेवल पे बहुत सारे सेंटर डेवलप किया जाएगा जिसमें ऑक्सीजन मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा जी। मेरे हिसाब से टास्क फोर्स में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि अगर होता है तो छोटा ऑक्सीजन प्लांट हर एक को सप्लाई किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। ये विचाराधीन है, मैं नक्की नहीं बोल सकता है। और उसके बाद जो पेरीफेरी के लेवल के लोग हैं, जो डॉक्टर्स है, तो गांव का एक जैसे छोटा सा उमरेड गांव है, उमरेड गांव में जो पीडियाट्रिशियन उसको पकड़ के, उसके साथ जो BMS DHMS सब लोगों को पकड़ के उनका एक ट्रेनिंग, वेब ट्रेनिंग लिया जाएगा, जिससे वो पूरे जागरूक हो जाएंगे। कुछ ट्रेनिंग मदर फादर को भी दिए जाएंगे, जिससे लोगों को मालूम होगा। और मीडिया तो आप हमारे पास है ही, जो कि हम लोगों को हरदम साथ देता है, उससे जागृति करके पूरा प्राइमरी लक्षण में मालूम पड़े। इसके बाद एक टेली कंसल्टेशन चालू होगा कि गांव में जितने डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर्स यहाँ के नागपुर के पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, जिनके नाम आएंगे, वो कंसल्टेंट से 2-2 घंटे हर एक जन देगा। नागपुर के जितने कंसल्टेंट है वो पीडियाट्रिक कंसल्टेंट, और वो उन लोगों से टेली कंसल्टेशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल चलते चलते, आप ये जो वैक्सीन ट्रायल करने जा रहे हैं, इसको लेके जो जनता है उसको आप किस तरीके से आश्वासित करेंगे और क्या आह्वान करेंगे? मैं जाते रहते यही बताऊंगा, ये जो ट्रायल है, ये जो हो रही, बाकी बहुत सारे बच्चों के लिए हो रही है। ये सिर्फ अपना बच्चा कोई गिनी पिग नहीं बन रहा, इट्स अ वॉलंटियर। और देश के लिए आज वॉलंटियर बनना बहुत बड़ी गर्व की बात है जी। तो हर माँ बाप को मैं बोलूँगा कि जितने ज़्यादा वॉलंटियर मिलेंगे उतना अच्छा है। हमारे रेस्ट्रिक्शंस है कि हम 525 बच्चे के ऊपर ट्रायल में ले नहीं सकते, पर वॉलंटियर बनना तो बहुत अच्छी बात है। मैं लोगों को प्रार्थना करूँगा कि इट्स अ रिक्वेस्ट कि तुम इसका
ट्रायल का एक हिस्सा बनो और देश के लिए काम करो। जी, आप मुझे लगता है कि ये भी चलते चलते बता दीजिए कि आप अब तक कौन कौन सी वैक्सीन का ट्रायल कर चुके हैं, जिससे कि लोगों का भरोसा और थोड़ा सा बनेगा। हो सकता है कि जो वैक्सीन वो अभी अपने बच्चों को दिला रहे हैं उसका ट्रायल नागपुर में हुआ हो और वो आपने किया हो। यस, सबसे पहला तो बताऊंगा मैं रोटा वायरस का। जो रोटा वायरस आजकल गवर्नमेंट में फ्री में मिलता है जी, वो उसके ऑल 5 फेजेस ट्रायल की पूरी मेरे पास हुई है। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो कि बीमारी अपने नागपुर, चंद्रपुर, भंडारे जहाँ के राइस पैडीज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इन्वॉल्व है, उसका वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। बाद में टाइफॉइड वैक्सीन, आजकल टाइफॉइड वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे जो कि 2 साल बाद लगाते हैं, उसका वैक्सीन मेरे पास हुआ है। ये सब की 4-4, 5-5 फेजेस मेरे पास हुई है। ऐसे टोटल मेरे पास अभी तक 13 ट्रायल हुई है, जिसमें मेरे को बाय गॉड ग्रेस there is not a single patient who got side effect. Everything ran smoothly. बहुत अच्छे से ट्रायल हुई है, इसलिए मैं आश्वस्त करता हूँ पेरेंट को ये ट्रायल में भी कुछ नहीं होगा, बी रेडी फॉर दैट। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने जानकारी दी और आपके आने से इस ट्रायल को लेके जो भी लोगों के मन में सवाल रहे होंगे, संभव है कि वो दूर हुए होंगे और एक तरीके से भरोसा ही बना होगा लोगों का कि एक अच्छी चीज़ हमारे देश में हो रही है। और जैसा कि आपने कहा कि इस ट्रायल को देश की सेवा के तौर पर देखा जाना चाहिए और देखना चाहिए, और जो बच्चों के माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इस ट्रायल में हिस्सा बनाना चाहते हैं, उन्हें किस तरीके के एहतियात अपनाना चाहिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आप ट्रायल करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।